अब एक ही पेपर है, उसको 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। एक के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं और एक के मार्क्स जो होते हैं बड़े एवरेज से मार्क्स होते हैं। हालाँकि दोनों ने प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम कर रखी होती है, नोट्स सेम नोट्स होते हैं, मगर मार्क्स सेम नहीं होते हैं। तो बेसिकली रीज़न ये होती है कि वो जिसके मार्क्स मोर देन एवरेज होते हैं या जिसके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, वो पेपर को डिफरेंट वे से अटेम्प्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शब्बीर हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड आई होप you are all preparing for your exams the best possible way। हमने एक कमिटमेंट की थी आपसे कि लास्ट पे हम जो लास्ट ईयर के टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के, उनके पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कैसे पेपर्स को अटैम्प्ट करते हैं। तो असल में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो है जो आप लोग कर रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और उसमें आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तैयार करते हैं, अपने नॉलेज बेस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये इस तरह का सारा मटेरियल आप लेके चलते हैं। और दूसरा एग्ज़ाम के लिए जो दूसरा कॉर्नर होता है जिसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए स्पेशली, वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है और पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका होता है। अब एक ही पेपर है, उसको 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। एक के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं और एक के मार्क्स जो होते हैं बड़े एवरेज से मार्क्स होते हैं। हालाँकि दोनों ने प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम कर रखी होती है, नोट्स सेम नोट्स होते हैं, मगर मार्क्स सेम नहीं होते हैं। तो बेसिकली रीज़न ये होती है कि वो जिसके मार्क्स मोर देन एवरेज होते हैं या जिसके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, वो पेपर को डिफरेंट वे से अटेम्प्ट करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है। अगर हम उसको सीख जाएँ तो हम बड़े ईज़िली अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसमें आपने फ़ोकस किस चीज़ को करना है, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में उसको अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है और फिर वो जो मटेरियल प्रेज़ेंट करना है वो किस तरह से प्रेज़ेंट करना है। हर चीज़ को बहुत क्लियर और रीडेबल वे में, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको एग्ज़ामिनर पेपर मार्क करते हुए उसको फ़ोकस करना पड़े कि उसको समझ ही नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में भी होगा और कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, आप वहाँ से पेपर भी ले सकते हैं। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन्हीं के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है बेटा। अब देखो क्वेश्चन को जो पूछा गया है कि हमने सबसे पहले बताना है कि व्हाट स्ट्रेट लाइन एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रोसेस। अब इसमें जो टॉपर बच्चा है जिसने पेपर अटेम्प्ट किया, सबसे पहले उसने स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन किया है कि ये है क्या, ठीक है। इट्स अ मिक्सचर हैविंग केमिकल फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर। और इसके बाद नीचे प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की हेडिंग दी है, प्रोमिनेंट, क्लियर। और उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर बेटा इक्वेशन लिखी गई है। अब जो इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी गई है। तो ये 3 इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जिनके ऊपर स्टूडेंट ने वर्किंग की है और कोई एक भी मिसिंग पॉइंट नहीं है। तो इसके ऊपर बेटा इसको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और सेकंड क्वेश्चन हमने लिखना है 3 रॉ मटेरियल हमने लिखने हैं जो सोडियम कार्बोनेट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम जल्दी से बस रॉ मटेरियल के नेम लिख देते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा ये करता है, वो जस्ट अब या तो सबको होते हैं, वो रॉ मटेरियल के नेम लिखते हैं। अब इस बच्चे ने जो टॉपर है इसने प्रॉपर पहले उसको एक्सप्लेन किया, सोडियम कार्बोनेट को एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वे प्रोसेस, 2-3 लाइन के अंदर। अब उसके बाद वही रॉ मटेरियल उसमें मेंशन कर दिया, अमोनिया है, ब्राइन है और लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसके 100% मार्क्स होंगे चूंकि इसमें कोई ऐसी मिसिंग चीज़ नहीं है। उसकी राइट को डिस्कस करना है, प्रोटीन और विटामिन को, 3 चीज़ें हैं जिनको आपने डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ पे एक तो यह है कि इन तीनों को जब आप लोग डिस्कस करेंगे तो इनके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपने डिस्कस करना है। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए मस्ट। अब जैसे ये बच्चा देखें आप, इसका जो पेपर है मोनोसेकेराइड को डिस्क्राइब किया है, तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कांट बी हाइड्रोलाइज्ड एंड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये सारी बेसिक चीज़ें मोनोसेकेराइड की सारी एक्सप्लेन कर दी हैं और बड़े प्रोमिनेंट वे से, और फिर एट द एंड मोनोसेकेराइड की एग्जांपल भी लिखी है। तो मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी, स्किप नहीं किया कुछ भी। फिर बेटा प्रोटीन को सेम उसी तरह से पहले उसकी जो कंपोजिशन है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है वो बताया, फिर वो प्रोड्यूस अमाइनो एसिड का उसके अंदर मेंशन किया गया है, और एट द एंड उसने उसकी एग्जांपल भी दे दी है कि जो आप यहाँ पे क्वेश्चन को वाइंड अप करते हुए, ताकि उसमें कोई ऐसा मिसिंग पॉइंट ना रहे। और फिर इसी तरह से विटामिन की बात की गई है बेटा, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड नीड फॉर द बॉडी और स्पेसिफिक डिजीज अगर डेफिशिएंसी के केस में। और उसके बाद यहाँ पे फिर जो कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन थे और फैट सॉल्युबल विटामिन थे, उनके बेटा कुछ 1-2 एग्जांपल्स दे दिए। तो अब ये कंप्लीट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया गया है, कोई मिसिंग चीज़ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्काइल रेडिकल्स हैं, और फिर हमने अल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं जो इथेन है, ब्यूटेन है एंड पेंटेन है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, हमने अल्काइल रेडिकल को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि अल्काइल रेडिकल कंटेन 1 लेस हाइड्रोजन देन दैट ऑफ अल्केन। अब जनरल फार्मूला देखो, अल्केन का जनरल फार्मूला है, तो जब अल्काइल रेडिकल की बात करेंगे तो हमने जनरल फार्मूला में भी रिप्रेजेंट करना है कि क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे +1 अल्केन पे +2 होता है, तो यहाँ पे +1 आ गया आपके पास। अब फिर इथेन के फ्री रेडिकल बना दिए, ठीक है। अब इथेन के फ्री रेडिकल बना दिए और प्रॉपर उसका साथ जनरल फार्मूला भी मेंशन है। इसी तरह से बेटा फिर पेंटेन है, पेंटेन के जो पॉसिबल फ्री रेडिकल बनते थे वो बना दिए और उसको डिफरेंट फॉर्म में शो करके उसका फार्मूला भी यहाँ पे जनरल फार्मूला भी शो कर दिया गया। और इसके बाद
जो ब्यूटेन है बेटा, ब्यूटेन के फ्री रेडिकल्स बना दिए। अब देखो फ्री रेडिकल बना दिए, अब इसमें नॉर्मल एक एवरेज बच्चा क्या करेगा, एक एवरेज बच्चा ये करेगा कि उसका जो नॉर्मल ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन में, उसी से उसके फ्री रेडिकल बना देगा। जबकि जो टॉपर बच्चा है, जो हाई अचीवर्स में आएगा, अब उसने उसके ना सिर्फ नॉर्मल उसको स्ट्रेट चेन में किया, बल्कि उसकी जो आइसोफॉर्म थी उसके अंदर भी उसके फ्री रेडिकल बना दिए। तो बेटा अब एग्जामिनर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहा कि इसके मार्क डिडक्ट करें यहाँ पे। तो ये आपने देख लिया बेटा पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड्स है ना बेटा हमारे पास। और आइडेंटिफाई एनी टू फंक्शनल ग्रुप फाउंड इन अमाइनो एसिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब इसमें क्या किया है, इसमें पहले अमाइनो एसिड को डिस्क्राइब किया है कि अमाइनो एसिड बेसिकली है क्या, उसकी ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। वो लिखने के बाद फिर हम उसके फंक्शन ग्रुप पे आते हैं, तो उसके फंक्शन ग्रुप मेंशन किया है और एट द एंड उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो 3 स्टेप में अमाइनो एसिड के इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है। पहले है क्या, फिर उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जो की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कि हमने उसके फंक्शन ग्रुप को डिस्क्राइब करना है, बच्चे ने वैसे ही किया। और फिर उसके बाद एट द एंड जाके उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, और स्ट्रक्चर भी लेबल्ड स्ट्रक्चर है, उसमें साथ साथ मेंशन कर दिया सेंट्रल कार्बन कौन सा है, फंक्शन ग्रुप कौन सा है, साइड चेन कौन सी है। तो बेटा अब ये कंप्लीट आंसर होता है, इसमें आपके मार्क्स की रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता बेटा। तो रोस्टिंग प्रोसेस विद 2 एग्जांपल्स। अब यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस विद 2 एग्जांपल है, तो अब हमने सबसे पहले रोस्टिंग को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए उस बच्चे ने रोस्टिंग प्रोसेस को पहले हेडिंग देके एक्सप्लेन किया है, सम मेटल कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड बाय हीटिंग, रोस्टिंग प्रोसेस की जो डेफिनेशन है। अब उसके बाद फिर एग्जांपल दिया, एग्जांपल की हेडिंग देने के बाद फिर फर्दर फर्स्ट एग्जांपल एंड देन द सेकंड वन। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है ये कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कोई डिडक्शन पॉसिबल नहीं रही। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो बेटा यहाँ से है कि हमने अर्हिनस एसिड बेसिस को यहाँ पे डिफाइन भी करना है और एग्जांपल भी देना है, इस एग्जांपल भी देनी है। सो सबसे पहले अर्हिनस एसिड और अर्हिनस बेस, तो जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये अर्हिनस एसिड है और बेस है। अब देखो जब हमने एसिड को एक्सप्लेन किया तो साथ में उसकी एग्जांपल भी दे दी HCl और SNO3। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें बेस को जब हमने एक्सप्लेन किया तो ना सिर्फ उसकी स्टेटमेंट बल्कि साथ में एग्जांपल भी, जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, इसके साथ हमने उसको वाइंड अप कर दिया बेटा क्वेश्चन को। तो अब ब्रीफली डिस्क्राइब द एसिड रेन, राइट इट्स काजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस। अब यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, एसिड रेन को पहले डिफाइन किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पीएच। जो सबसे बेस्ट वे है उसको एक्सप्लेन करने का कि एसिड रेन को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, उसका जो बेस्ट मेथड हमारे पास होता है बेटा, हमने उसकी पीएच को यहाँ पे रेफरेंस देना होता है, एसिड रेन की पीएच को। तो पीएच के बाद आपने उसको जब एक्सप्लेन कर लिया तो अब उसके काजेस हैं कि एसिड रेन के काजेस क्या हैं, कैसे एक नॉर्मल जो रेन वाटर है, रेनफॉल है, वो एसिड रेन में कन्वर्ट होती है। तो वो उसके जो फैक्टर्स हैं उनको आपने न सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, बल्कि वो जो 2-3 रिएक्शंस हैं, बेसिक रिएक्शन है जिसमें ऑक्साइड ऑफ सल्फर हैं और उसके बाद नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रिक एसिड है, और फिर एट द एंड जो कार्बोनिक एसिड उसमें ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है उसको आपने शो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो आई होप कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। सुक्रोज, लैक्टोज है और माल्टोज हैं, एस डाइसैकेराइड। तो असल में क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें आपको एग्जांपल देके डाइसैकेराइड की और पूछा गया कि जस्टिफाई हम करें कि ये कैसे डाइसैकेराइड होते हैं। तो बेटा हमें पता है कि डाइसैकेराइड होने के लिए अगर आप उनको हाइड्रोलाइज करें तो 2 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो, तो डाइसैकेराइड होते हैं, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे ने बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड्स, 2 सिंपल शुगर्स आपके पास प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब फिर उसके बाद फर्दर इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे एक्सप्लेन किया है, हाइड्रोलाइज करवाया है, सुक्रोज को, लैक्टोज को और माल्टोज को। और हाइड्रोलाइज करवाने के बाद इनके जो प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली दोनों में आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज जो आपके पास माल्टोज है। तो अब ये इसकी कंप्लीट एलाबोरेशन है, इसमें कोई भी मार्क्स रिडक्ट नहीं हो सकता अगर आपने इस तरह से लिखा है। पहले आपने जस्टिफाई कर दिया कि इनको क्यों डाइसैकेराइड करते हैं, और सेकंडली फिर आपने उन तीनों में से हर एक को लेके उनको फर्दर हाइड्रोलाइज करवा के मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपके पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो ये है कि व्हाट्स मेंट बाय सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर, राइट केमिकल इक्वेशन। तो अब इसमें हमने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि सेल्फ आयोनाइजेशन होती कैसे है। अब देखें टॉपर ने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया है कि सबसे पहले रिएक्शन इन विच 2 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड आयंस इज नोन एज सेल्फ आयोनाइजेशन। अब सेल्फ आयोनाइजेशन की एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर केमिकल इक्वेशन जो है उससे अपने आंसर को आपने यहाँ पे इलेबोरेट करना है कि जब आप वाटर की आयोनाइजेशन करवाते हैं तो उसके क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। बड़े आसान, सबको याद होते हैं, मगर यह है कि हम उसको जस्ट थ्योरेटिकली आंसर लिख के आ जाते हैं, उसकी इक्वेशन शो नहीं करते। तो अब उसकी इक्वेशन भी शो होगी और इक्वेशन शो होने के बाद फिर फर्दर एक्सप्लेन कर लिया कि यहाँ पे जो आयोनाइजेशन के बाद हाइड्रोक्सिल आयन है या हाइड्रोनियम आयन है, और उसके बाद अगर आप सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें उसका प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल है, यही बेसिकली आयोनाइजेशन है। अब इसमें आपने थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन कर दिया और उसकी इक्वेशन से भी उसको इलेबोरेट कर दिया। तो बेटा ये कंप्लीट आंसर है आपका। एंड हाउ इट्स फास्ट। अब 2 चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, हमने उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके काजेस। तो अब देखो बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया है, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद फिर उसके काजेस की हेडिंग देके उनको डिस्कस किया, नंबर ऑफ काजेस जो भी थे उन सबको डिस्कस कर दिया यहाँ पे। तो अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से इसके मार्क्स डिडक्ट हो। सारा का सारा जो मटेरियल था, जो रिक्वायर्ड मटेरियल था, दोनों पोर्शन को उसने टच किया यहाँ पे और अच्छी तरह से डिटेल में उनको डिस्कस किया। तो ये बेटा आपके जो शॉर्ट क्विज थे इस क्वेश्चन के ये अटेम्प्ट हो चुके। एंड आई होप कि आप लोग इस पेपर को देखने के बाद अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे प्री बोर्ड्स की, अपने स्कूल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें खास तौर पे ख्याल रखेंगे, और फिर घर में जो आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे अपनी रिवीजन के लिए और सेल्फ एनालिसिस के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, तो बेटा सेम नोट्स आपने लेने हैं यहाँ से, और जो चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं आपने ज़रूर कंपेयर करना है अपने पेपर को उसके बाद
टॉपर बच्चे के पेपर के साथ, तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा कि आपके मार्क्स किस तरह से इम्प्रूव हो सकते हैं या वो कौन-सा कॉर्नर है जिसके ऊपर ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है और आप कहाँ तक प्रिपेयर्ड हैं।